हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे दैट इज फॉलो योर पैशन। एंड एज यू ऑल नो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का, कौन कौन से रीजन रहे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रही। तो आप सबने देखा कि डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोल्ड वॉर है वो एंड हो जाती है। कोल्ड वॉर एंड होने के बाद पूरे वर्ल्ड में पीस का एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अकेला क्या बच जाता है जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो यूएसए अकेली एक सिंगल पावर बच जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सबसे पावरफुल ऑब्वियसली यूएसएसआर और यूएसए दो सुपर पावर हमारे सामने आती हैं, जिसमें से एक का डिसइंटीग्रेशन यानी विघटन हो जाता है। तो उसके बाद यूएसए अकेली पावर बच जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो उसकी हेजिमनी को कम करने के लिए नई नई सेंटर्स सामने आती है, पावर्स की नई नई जो पावर्स है एमर्ज होकर सामने आती हैं, ताकि जो यूएसए है वो अपनी हेजिमनी, अपनी दादागिरी जो है वो पूरे वर्ल्ड पे ना चला सके। तो उसके लिए ईयू, जिसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो हमारे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से पहले से ही अगर उसकी हम स्टेट्स को देखें तो उसकी हायरार्की चेक करते हैं। लेट्स कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर द नाटो स्टार्ट होता है 1948 में। आप लोगों ने सुना भी होगा मार्शल प्लान के बारे में, जो कि यूएसए जो है यूरोप को देता है $15 बिलियन लोन टू द यूरोप। इज इट क्लियर? उसके बाद ओईईसी बनता है। कब बनता है ये? 1948 में ओईईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन की सारी जो इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा एक दूसरे कंट्रीज के बीच में, हम हर कंट्री की इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। 1949 में नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये इकोनॉमिक कॉपरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें दो चीजों पर फोकस किया गया था, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमी। बट जब इनको लगा यूरोप में कि हमारी कंट्रीज के बीच में अदर कोऑपरेशन भी होना चाहिए अगर हमें अपनी सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना है, तो 1949 में ये अपने एक और मुद्दे को, एक और एस्पेक्ट को, दैट इज पॉलिटिकल कोऑपरेशन, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन को क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या बनाते हैं? COE, दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोप। यूरोप में एक काउंसिल तैयार हो जाती है इन 1949। उसके बाद क्या होता है? 1957 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दैट इज EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। की कम्युनिटी इस तरह से बनाई जाए कि यूरोप में जितनी भी कंट्रियां हैं, हम एक दूसरी कंट्री को कभी भी इकोनॉमिकली किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना होने दें। तो यहाँ से एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आती है 1957। आफ्टर दैट 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? 1992 में हमारे सामने आती है यूरोपियन यूनियन, EU। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे, हम EU जो इस चैप्टर में पढ़ते हैं, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कि एक नई सेंटर, एक पावर एमर्ज होती है आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और वो क्या है? EU, यूरोपियन यूनियन। तो ये हमने उसकी हायरार्की पढ़ी है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कि EU बना कैसे था। तो इसकी शुरुआत होती है मार्शल प्लान से। उसके बाद सबसे पहले क्या बनता है? OEEC बनता है। आफ्टर दैट क्या आया? COE आया, देन द EEC बनता है, और एट लास्ट EU, जो कि हम आज भी पढ़ते हैं, यूरोपियन यूनियन। और अभी आपने लेटेस्ट न्यूज भी सुनी होगी 2020 में, जो ब्रिटेन है वो इसमें से एग्जिट कर देता है, जिसको ब्री एग्जिट भी बोला जाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर में हम ब्रिटेन को पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था EU में, वो कंट्री। बट अब वो अगर करंट अफेयर्स के उससे देखें तो ब्री जो है, ब्रिटेन जो है, एग्जिट कर चुका है EU से। अब देखिए, EU जो बनता है 1992 में, जैसे ही 91 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है हमारे यूएसएसआर, तो EU क्या करता है? EU अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और मेनली 4 ऑब्जेक्टिव पे काम करने की सोचता है। पहली बात तो क्या, कि जो यूएसएसआर ने गलतियां की, इतनी पावरफुल कंट्रीज होते हुए भी, रशिया भी था, यूक्रेन भी, कितनी सारी उसमें पावरफुल जो है रिपब्लिक्स थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पावर्स को मेंटेन नहीं कर पाए। तो उन कमियों को हम सुधारेंगे, हम वो प्रॉब्लम जो यूएसएसआर में आई है वो नहीं आने देंगे। और इसीलिए इन्होंने अपने मेन 4 ऑब्जेक्टिव सेट किए, दैट वाज कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी रखेंगे। कॉमन
पॉलिसी रखेंगे। हम जितनी भी स्टार्टिंग में एज यू ऑल नो कि हमारी जो है 12 कंट्रीज ने मिलकर EU बनाया था, तो उन कंट्रीज ने क्या डिसाइड किया कि कॉमन फॉरेन पॉलिसी रखेंगे, हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी कॉमन रखेंगे ताकि हर एक कंट्री जो है सिक्योर रहे, अपने आप को सिक्योर रख सके। होम अफेयर्स पे हम सिर्फ तब बोलेंगे जब अगर कोई कंट्री इन्वॉल्व कराना चाहेगी, अदरवाइज USSR की तरह हम हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जैसे वहां पर रशिया जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता था, अदर जो रिपब्लिक है वो उनकी सुनती थी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, किसी के भी होम अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उसके बाद क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी रखेंगे अपनी, दैट वाज ऑल ऑफ यू नो यूरो। क्यों रखेंगे? ताकि जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू कभी भी डाउन ना जाए। और उसके बाद इन्होंने फोर्थ क्या ऑब्जेक्टिव रखा? कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस, हम एक दूसरे के लिए न्याय की भावना रखेंगे, कोऑपरेट करेंगे, जस्टिस करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इन 4 ऑब्जेक्टिव्स को लेकर EU स्टार्ट किया गया। एंड दिस इज द सिंबल, दिस इज द फ्लैग ऑफ द EU, जिसमें 12 स्टार आप यहाँ देख सकते हैं। 12 गोल्डन कलर के स्टार लिए गए। गोल्डन कलर क्यों लिया गया? ताकि वो शाइनिंग रहे उसकी, कि हम, और सर्कल में इसलिए लिया गया है कि कोई भी स्टार्ट और कोई भी एंड ना हो जिसका। तो सभी 12 जो कंट्रियाज हैं वो क्या होंगी? इक्वल होंगी सबके लिए, हमारे लिए। तो इस इक्वालिटी को, इस फ्रीडम को, इस शाइनिंग को बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये फ्लैग जो है एज अ सिंबल, इन्होंने एज अ फ्लैग इसको लिया गया 12 स्टार्स को। उसके बाद अगर EU के हम इन्फ्लुएंसेस को देखें तो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, इनका जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है बहुत ही अच्छा है। अब ये देखिए, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद GDP अगर देखा जाए तो क्या है? यूरोपियन यूनियन की, उस जो की करेंसी क्या है? यूरो। अगर ट्रेड की बात की जाए तो EU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO कोई भी डिसीजन लेता है ट्रेड से रिगार्डिंग, तो EU की जो एडवाइस है वो बहुत ही मायने रखती है WTO में। उसके बाद अगर इसकी मिलिट्री इन्फ्लुएंस को देखा जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट किसकी है? ऑब्वियसली USA की, और सेकंड लार्जेस्ट किसकी है? हमारी EU की जो मिलिट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है। तो ये हमारा EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। कैसे बनता है, क्यों बनता है? इसका मेन टारगेट क्या था कि हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम एक दूसरी कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग रखें और USA की हेजेमनी को कंट्रोल कर सके, उसको अपना होने दें। और ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है EU इसमें, जो नई पावर आई उनमें से। उसके बाद हमारा सेकंड आता है आसियान क्या था? EU की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बट आसियान के जो ऑब्जेक्टिव थे वो बहुत अलग थे। EU जो था वो चाहता था इकोनॉमिकली डेवलप करना अपनी कंट्रीज को, लेकिन आसियान ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वो सिर्फ कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, वो सिर्फ क्या करते हैं, जैसे एज अ फ्रेंड एक दूसरे को, हम फ्रेंड्स क्यों बनाते हैं? किसी फायदे के लिए तो नहीं बनाते, जस्ट कि उनके साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो हमारे साथ खड़े रहें। आसियान के कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्टिव थे। वो क्या चाहते थे कि बस जो हम कंट्रीज आसियान में इन्वॉल्व होंगी वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, फ्रेंडशिप रखेंगे एक दूसरे के साथ लाइफ एंजॉय करेंगे। और इसी तरह से जैसे हमारे बर्थडे आते हैं एवरी ईयर, तो ये एक आसियान वे मनाते थे, जिसको क्या बोला जाता है? आसियान वे। और उस साल वो इकट्ठे होते थे, सब इकट्ठे होते थे, सारी कंट्रीज इकट्ठी होती थी और सिर्फ एंजॉय करते थे। एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलती थी उनके बीच में, कोई फॉर्मल बातें नहीं होती थी, कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं उठाए जाते थे। वो सिर्फ क्या होता था, आसियान वे में वो सिर्फ क्या करते थे, अपने डे को एंजॉय करते थे, इनफॉर्मल टॉक्स करते थे और अच्छे अपने रिलेशन जो है हेल्दी बनाए रखने के लिए वो मीटिंग की जाती थी। तो देखिए, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट Asian nations, and it was created on 8th August 1967। बैंकॉक डिक्लेरेशन में इसको डिक्लेयर किया गया था, जबकि वहां पर क्या थी, 5 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। आप सबको पता है ये हमारा क्या है, आसियान का सिंबल है, जिसमें 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, राइस के 10 स्टॉक्स को लिया गया है। फर्स्ट जो 5 कंट्रीज है वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिन्होंने इसको फाउंड किया था। बैंकॉक जो डिक्लेरेशन है उसके ड्यूरिंग, इसको लर्न रखने के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, IMPST, इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। I stands for Indonesia, M stands for Malaysia, P stands for Philippines,
S stands for Singapore, T stands for Thailand. With this short trick you can remember these countries. These are the founding members of the ASEAN. उसके बाद 5 countries इसमें इन्वॉल्व होती हैं. That was BVLC. B stands for ब्रुनिया जो कि 8 जनवरी 1984 को इन्वॉल्व होती है. उसके बाद वियतनाम जो कि 28 जुलाई 1995 में आते हैं. उसके बाद लेओस और म्यांमार जो कि 23 जुलाई 1997 में इसका पार्ट बनते हैं. और लास्ट में जो हमारी 10th कंट्री होती है कंबोडिया, ऑन 30th अप्रैल 1999 को इसका पार्ट बनते हैं. तो ये 10 कंट्रियां जो कि रिप्रेजेंट करती हैं हमारे आसियान को. और ये क्या करते हैं, ये सब मिलकर साल में एक बार, जैसे हम अपनी एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये आसियान वे सेलिब्रेट करते हैं. और अभी रिसेंटली 2003 में इन्होंने 3 पिलर्स बनाए हैं, 3 कम्युनिटीज क्रिएट की हैं. किस लिए क्रिएट की है कि हम कंट्रीज को, हमारे मेंबर्स को कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े. उसके लिए इन्होंने 3 पिलर्स बनाए हैं. अपनी आसियान ने अपने आप को मजबूत रखने के लिए 3 कम्युनिटीज में अपने आप को डिवाइड किया है. सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर. यहाँ जो सिक्योरिटी को देखेगी इश्यूज को, जो इकोनॉमिक इश्यूज को संभालेगी, और जो सोशियो कल्चरल जो इश्यूज हैं उनको संभालेगी. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द EU एंड आसियान, और किस तरह से EU हमारे सामने आया, किस तरह से आसियान. तो ये जो जितनी भी नई नई पावर्स आई हैं, नए नए सेंटर्स आए हैं हमारे सामने, ये जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम USA को क्या दे सके, टक्कर दे सके, उसकी हेजिमनी को जो है कम कर सके, क्योंकि वो अकेला ही सुपर पावर बन जाता है USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद. तो इसके बाद बहुत सारी अब इस चैप्टर में हमारे न्यूली एडेड टॉपिक्स भी हैं, जैसे इजराइल है, वो भी एक नए सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज होता है. इंडिया है, वो भी इस रेस में है. तो इन सब के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.